डीएनए मित्रों, फ्रांस के अलग अलग हिस्सों से जो भी तस्वीरें आ रही हैं वो भयानक हैं। पेरिस में रिंग रोड ब्लॉक कर दिया गया, ट्रेनें रोक दी गई। जैसे नेपाल में आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है, उसी तरह फ्रांस के आंदोलन का भी कोई एक चेहरा नहीं है। एक शोर भरा वायरल नेटवर्क है जो समूचे देश में फैल रहा है, क्योंकि नेपाल की तरह ही फ्रांस के इस आंदोलन की नींव सोशल मीडिया पर रखी गई। फ्रांस में जुलाई में ऑनलाइन कैंपेन शुरू हुआ जिसका स्लोगन था ब्लॉक एवरीथिंग, मतलब सब कुछ रोक दो। पिछले कुछ हफ्तों में ये टिकटॉक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें बहिष्कार, नाकेबंदी और हड़ताल जैसे कीवर्ड थे। इन कीवर्ड्स की नौजवानों और श्रमिकों के बीच बहुत ही तेजी से इनको वायरल किया गया और फिर अचानक जो तस्वीरें आई वो फ्रांस की सरकार को बहुत अधिक परेशान करने वाली है। मित्रों, जिस तरह नेपाल में जेन-ज़ी क्रांति के नेपथ्य में एक एनजीओ था, ठीक उसी तरह फ्रांस में जो ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन चल रहा है उसके पीछे भी एक यूनियन है। यही यूनियन उन युवाओं को एकजुट कर रहा है जो फ्रांस में बाहर से आए हुए हैं, खासकर वो युवा जो उत्तरी अफ्रीका मूल के हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग नौकरी, शिक्षा और न्याय में भेदभाव के शिकार होते हैं, जो व्यवस्था से पूरी तरह असंतुष्ट हैं। पिछले दिनों फ्रांस में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि जेन-ज़ी के 100 में से 31 लोगों को लगता है कि हिंसा से ही उन्हें उनका अधिकार मिलेगा। वो इसे पूरी तरह सही मानते हैं। मित्रों, फ्रांस में जो कुछ भी अभी हो रहा है उसकी पटकथा लिखने वाले वामपंथी यूनियन है और उनके विरोध का एक विशेष पैटर्न है। जैसे ये लोग ब्लैक ब्लॉक रणनीति अपनाते हैं, मुखौटा पहनकर पुलिस पर हमला करते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं और ये लोग सभी हिंसा और प्रदर्शन का टाइम टेबल डिजिटली एक दूसरे को साझा करते हैं। इसी का नतीजा दिख रहा है। फ्रांस इस वक्त सुलग रहा है। मित्रों, सवाल है कि वहां जो कुछ भी हो रहा है उसकी असली वजह क्या है? क्या नेपाल की तरह ही राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार है या फिर वजह कुछ और है? अब इसे समझिए। फ्रांस में इस आंदोलन की मुख्य रूप से दो वजह हैं। पहली आर्थिक कटौती और दूसरी वजह है राजनीतिक अस्थिरता। इन कारणों को हम आपको संक्षेप में बताते हैं। 2024 में फ्रांस में चुनाव हुआ मगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। फ्रांस की संसद 3 हिस्सों में बढ़ गई। वामपंथी गठबंधन, मैक्रो का केंद्रीय गुट और दक्षिणपंथी विपक्ष, किसी भी दल को बहुमत नहीं है। इसका नतीजा यह है कि पिछले करीब 1 साल में 5 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से आर्थिक नीतियों पर असर पड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले ही जिस फ्रांसवा बायरू ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने एक आर्थिक योजना बनाई थी। इस योजना में फ्रांस के घाटे को कम करने के लिए सरकारी खर्च में कटौती करने की बात कही गई। फ्रांस के ऊपर उसके जीडीपी का 114% कर्ज है। फ्रांस की सरकार ने बजट में 4.25 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम बजट कटौती की योजना बनाई। अगर यह कटौती लागू हो जाएगी तो हफ्ते में जो 2 दिनों की सार्वजनिक छुट्टियां मिलती हैं वो खत्म हो जाएंगी। पेंशन फंड में कटौती होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य के फंड में भी कटौती की जाएगी। इसके अलावा बिजली, गैस और खाने पीने के सामानों पर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बात को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो आक्रोशित हैं। खासकर वामपंथी यूनियन ने इसे अमीरों को बचाने और गरीबों को मारने वाली योजना करार दिया और फिर इसका विरोध शुरू हुआ। इसी विरोध का नतीजा है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री रहे फ्रांसवा को इस्तीफा देना पड़ा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कर दी। उसके बाद भी लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। लोगों का आक्रोश बता रहा है कि वो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से बहुत ज्यादा खफा हैं और उनका इस्तीफा मांगे। फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद सवाल यही है, क्या नेपाल की तरह यहां भी तख्ता पलट की नौबत आ गई है? तो मित्रों, फिलहाल फ्रांस में किस तरीके के जबरन सत्ता परिवर्तन या फिर सैन्य शासन की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वहां का संविधान राष्ट्रपति को पूर्ण कार्यकाल या सीधे चुनाव के अलावा आपातकालीन शक्तियां भी देता है। 2027 तक मैक्रो ही राष्ट्रपति बने रहेंगे, लेकिन संवैधानिक संकट बहुत अधिक बढ़ रहा है। 2017 से राष्ट्रपति के पद पर आसीन इमैनुअल मैक्रो की लोकप्रियता में 15% तक की कमी आई है। 8 सितंबर को फ्रांसवा बायरू की सरकार इसलिए गिर गई क्योंकि वो विश्वास मत हासिल नहीं कर सके। मैक्रो समर्थक तमाम प्रधानमंत्री कुछ महीनों के अंतराल पर इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि स्वयं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को 2027 से पहले तक हटाना संभव नहीं है, जब तक कि वो खुद इस्तीफा ना दे। और फ्रांस में राष्ट्रपति ही कार्यकारी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री ही मंत्रियों की टीम चलाता है। अगर संसद में राष्ट्रपति की पार्टी के पास बहुमत ना हो और विपक्षी पार्टी बहुमत में हो तो राष्ट्रपति को विपक्ष से ही प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है।
अब चूंकि मैक्रो के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए उनके सामने चुनौतियां कई हैं और फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती इस आंदोलन को रोकना है जो लगभग पूरे देश में फैल गया है, जो बजट कटौती के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और लगातार सड़क पर जमे हुए हैं। हालांकि यह भी सच है कि फ्रांस में ऐसा आंदोलन पहली बार नहीं हुआ है। फ्रांस की जड़ में 1789 की वो क्रांति भी है जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फरवरी क्रांति और मई क्रांति भी फ्रांस में ही हुई, मगर पिछले 2 दशक में फ्रांस में क्रांति की परिभाषा बदल गई। फ्रांस में जो कभी लोकतंत्र, मजदूर, छात्र के लिए आंदोलन होते थे, वो पिछले 2 दशक से नस्ल आधारित विद्रोह में बदल गया। 2005 में बेनलियू दंगे हुए। 2 लड़कों की मौत के बाद यह दंगा हुआ जो 3 हफ्ते तक चला। मैक्रो के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद 2023 में यह बड़ा दंगा था। दूसरे देश से आए 17 साल के युवक की पुलिस की गोली से मौत हुई। उसके बाद देशव्यापी हिंसा शुरू हो गई। स्कूली बस, पुलिस स्टेशन, सब कुछ जला दिए गए, सब कुछ तबाह कर दिया गया। अब फिर 2 साल बाद वैसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जैसी 2023 में दिखी थी। तब भी प्रदर्शन में प्रवासी शामिल थे और अब भी वही है। मित्रों, पिछले 2 दशक में जितने आंदोलन हुए उसका एक पैटर्न है। सड़क पर उतरने वाले ज्यादातर लोग प्रवासी पृष्ठभूमि के युवा हैं या फिर बेनलियू निवासी हैं। मित्रों, बेनलियू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है शहर का बाहरी इलाका। बहुत बड़ी संख्या में उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और सहारा दक्षिणी अफ्रीका से आए प्रवासियों और उनके परिवार बेनलियू में रहते हैं। यही वो लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और खुद को भेदभाव का शिकार मानते हैं। फ्रांस में बेनलियू की आबादी करीब 1 करोड़ के आसपास है। अब जरा यह भी समझिए कि एक देश में इतनी बड़ी तादाद में प्रवासी कहां से आ गए। यूरोपीय संघ के बनने के बाद यूरोप के भीतर लोगों की आवाजाही आसान हो गई। 1990 के दशक में अल्जीरिया के गृह युद्ध वहां से लोग आए। सीरिया युद्ध, लीबिया संकट और अफ्रीकी देशों में संघर्षों के कारण शरणार्थियों का प्रभाव बढ़ा। कई प्रवासी भूमध्य सागर पार करके आए। पेरिस, मार्से, लियोन जैसे कई बड़े शहर और बाहर के हिस्सों में ये आकर के बस गए। फ्रांस में अब हर 10 में से 1 व्यक्ति प्रवासी है। फ्रांस को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। पिछले 20 साल में फ्रांस समेत समूचे यूरोप में अपराध बढ़ा है। ऑनलाइन फ्रॉड में 55% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ड्रग्स से जुड़ी हत्याएं भी तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन जो घटनाएं सबसे ज्यादा बड़ी हैं वो है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा, जो एक बार फिर से फ्रांस की सड़कों पर हो रहा है। फ्रांस इसे विदेशी हस्तक्षेप बता रहा है। पेरिस पुलिस के चीफ ने यह दावा किया है, यह प्रदर्शन फ्रांस को अस्थिर करने की साजिश हो सकती है। मित्रों, ऐसी ही साजिश की आशंका नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी जताई थी। अब प्रश्न ये है, अगर ये साजिश है तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? इसका जवाब जानने के लिए 2 साल पहले पीछे जाना होगा। जब 2023 में हिंसा हुई थी तब फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने 77 से ज्यादा रूसी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इस बार जब हिंसा हो रही है तो फ्रांस का दावा है कि रूस समर्थक स्टॉर्म 1516 नाम के साइबर समूह ने ब्लॉक एवरीथिंग मुहिम को विस्तार दिया। और इस सब के बीच अचानक ही फ्रांस में धार्मिक प्रतीकों से छेड़छाड़ की घटनाएं भी हुई। 10 सितंबर को यानी आज सड़क पर विद्रोह जैसे हालात हैं और 9 सितंबर को यानी कल पेरिस और आसपास के शहरों की 9 मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक चीजें फेंकी गई, जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को भड़काना हो सकता है। फ्रांस में एक बड़ा वर्ग है जिसे रूस पर शक है। दावा किया जा रहा है कि फ्रांस में अस्थिरता लाने और नेटो से अलग करने के लिए रूस फ्रांस के खिलाफ ऐसी साजिशें रचता रहा है। हालांकि एक दूसरी सच्चाई ये भी है, पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और फ्रांस के बीच भी दूरियां बढ़ी हैं। खासकर ट्रंप और इमैनुअल मैक्रो के बीच कई बार मतभेद भी सामने आए। अमेरिका और रूस के साथ जब फ्रांस के रिश्तों को कई एंगल से देखा जा रहा है, तब पेरिस में विद्रोही सड़क पर हैं, गाड़ी और घरों में आग लगा रहे हैं। नेपाल जैसी स्थिति बनती जा रही है। तख्ता पलट की आशंका आकार ले रही है। हालांकि इससे पहले भी राष्ट्रपति मैक्रो खुद कई बार कह चुके हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे, मगर विशेषज्ञ बताते हैं कि राष्ट्र हित में वो स्वेच्छा से पद छोड़ भी सकते हैं। अगर यह आंदोलन और ज्यादा बढ़ा तो क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 8 सितंबर तक ये नहीं पता था कि उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी, मगर 9 सितंबर से वो इस्तीफा देकर कहां हैं अब ये किसी को नहीं पता। Zee News.